अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने अपने लिए तैयार किए थे कि मुझे कभी भी एट अ टाइम पढ़ना पड़े तो मेरे ये काम आ जाएँ। तो आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा आपसे भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि एज इट इज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जा सकते हैं और आपको हेल्पफुल होंगे। और आपको बता दूँ, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी बजे हुए हैं रात के 1:30। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे संविधान में जो भाग दिए हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं और हमारी हैं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो हमें भाग भी नहीं पढ़ना, अनुसूचियाँ भी नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है हम वो बस पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 1 जो है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक 4 अनुच्छेद आते हैं, जो कि भाग 1 के अंतर्गत है। जिसमें अनुच्छेद 1 कहता है राज्य और संघ, मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। सेकेंड अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के निर्माण एवं स्थापना, मतलब कि यदि हम चाहें तो एक नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, मतलब कि किसी बाजू के भूभाग को लाके अपने राज्य में मिला लेना। और इसका उदाहरण था 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने क्या किया था, सिक्किम को अपने देश में मिला लिया था। तो सिक्किम को अपने राज्य में हमने मिलाया, अपने देश में मिलाया था 35वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 2 के द्वारा। अब अनुच्छेद 3 का करता है, जो हमने तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था ना, वो अनुच्छेद 3 के द्वारा किया था। मतलब कि राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा का निर्धारण करना अनुच्छेद 3 के तहत आता है। मतलब कि अगर हमें भारत में से कोई नया राज्य बनाना है तो वह अनुच्छेद 3 के तहत बनाएंगे। और यदि हमें सोचो कल को अगर हमें भारत में म्यांमार या पाकिस्तान को ऐड करना है तो हम अनुच्छेद 2 के तहत उनको अपने राज्य में मिलाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब अनुच्छेद 4 के कहता है 2 और 3 के प्रावधानों का कैसे उपयोग करना है, वो अनुच्छेद 4 बताएगा। ठीक है, तो आपको पहले शुरू के अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान की स्टार्टिंग है तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित होते हैं। तो लोगों को कई बार यही पूछ लिया जाता है कि नागरिकता किस भाग में आती है। तो भाग 2 और अनुच्छेद कितना है, 5 से 11 तक। अब है भाग 3। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग 3 जो है वह संविधान के किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार संबंधित है। और मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, रटे होने चाहिए। और इन्हीं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है 32 अनुच्छेद, जो कि रिट जारी करने के लिए होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, जो कि संविधान के भाग 4 में आते हैं। तो आपको एक बेस याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टर प्रिंस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद 35 से 51 तक है डीपीएसपी, जो कि भाग 4 के अंतर्गत है। इसमें भी आपको है ना गांधीवादी हैं, उदारवादी हैं और समाजवादी, इन तीनों का मिक्सचर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये आपके 6 मार्कर में आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम भाग 4 के ए के अंतर्गत। तो भाग 4 के ए के अंतर्गत हमने 51 अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया है। और 42वें संविधान 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से। तो आप पढ़ते जाइए और आपको समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये 10 थे। तो अब हमने एक और 11वां जोड़ा है, और 11वां मौलिक कर्तव्य हमने कब जोड़ा है, 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। और इसमें क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के तहत अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विद्यालय में उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो मैंने आपको इतने से क्वेश्चन में इतनी सारी बातें बता दी, तो आपको इतनी तो समझ में आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से हैं और ये आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अनुच्छेद जो 52 है वह राष्ट्रपति के पद की व्याख्या करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत।
53 में उसकी शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होंगी, सैन्य शक्तियाँ होंगी, कार्यपालिका शक्ति होंगी, विधायिका शक्तियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन में 4 शब्द हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 54 में होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, 54 में। और महाभियोग, तो भारत के संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति है जिस पर महाभियोग चलाया जाता है आधिकारिक रूप से, वो है राष्ट्रपति। तो 61 में एक आ रहा है, तो महाभियोग भी किस में चलाएगा, इस 61 में। उसके बाद होता है क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी है, लेकिन दोनों की शक्तियों में अंतर है, मैं आपको बता दूंगी। तो एक चीज़ और, हमने राष्ट्रपति जो हैं, हमने इनके ऊपर महाभियोग कहाँ से लिया है, अमेरिका से, याद रहेगा ना। अब अनुच्छेद 72 के तहत है क्षमादान की शक्ति। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्षमा में कितने 2 वर्ड्स हैं, तो 2 आएगा। तो 72 के तहत हमने क्षमादान की शक्ति ली है। ठीक, शक्ति किसको दी है, राष्ट्रपति को दी है। उसके बाद आ सकते हैं लोकसभा का विघटन। तो अनुच्छेद 85 याद रखना है और एक याद करना है अनुच्छेद 174, दोनों बताती हूँ। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन, सत्रावसान और उसका आहवन, ये तीनों का करने का कार्य किसका है, राष्ट्रपति का। और साथ ही 174 के तहत राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का, आह्वान करने का और सत्रावसान तीनों करने का अधिकार है। ठीक है, अब अध्यादेश देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब कि जब संसद कार्य में ना हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 के तहत। तो अध्यादेश जल्दी में जारी किया जाएगा, तो 1 2 3 करेंगे, तो अध्यादेश है 123 के तहत। अब आ जाते हैं 143 सबको याद रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। अगर सार्वजनिक हित में कोई मुद्दा है जिसमें राष्ट्रपति को संशय है, तो सुप्रीम कोर्ट से जाके सलाह ले सकते हैं 143 आर्टिकल के थ्रू। और इस सलाह को राष्ट्रपति अगर वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। और राष्ट्रपति का मन करेगा उसको मानने का तो मानेंगे, नहीं मानने का तो नहीं मानेंगे, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और परिसीमन आयोग, राज्य की निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 22 के तहत परिसीमन आयोग के गठन की बात कही गई है। ठीक है, इतने अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे, आई होप सो। उसके बाद हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। अब उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद होगा, 64 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करेंगे। ठीक है, दोनों याद हो गए। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति और ये हो गए हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे देश की पहचान किनसे होती है, राष्ट्रपति से होती है। अब हम आ जाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री का स्पष्ट उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 74 में आधिकारिक रूप से इनडायरेक्ट वे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री होगा, मतलब मंत्रिपरिषद के लिए एक हेड का चुनाव किया जाएगा, मतलब हेड उनमें से चुन लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो 75 में इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री आते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा हमें। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट संसद के बारे में। तो कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में कि भारत में एक संसद होगी बस कहा है। उसके बाद 80 में राज्यसभा होता है प्रथम सदन, और ये होता है द्वितीय सदन, मतलब ये होता है उच्च सदन, ये होता है निम्न सदन। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा के पास। तो 80 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा होगी और 81 अनुच्छेद के तहत लोकसभा होगी। ठीक है, तो याद हो गया। उसके बाद अध्यक्ष का निर्णायक मत, मतलब कि यदि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अगर जो उपस्थित लोग हैं वो 100 उपस्थित हैं गणपूर्ति के थ्रू, और निर्णायक सब 50-50 मत हो गए हैं दोनों बराबर में, तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष। साथ ही साथ ये गणपूर्ति का भी शो करता है अनुच्छेद नंबर 100। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त बैठक का प्रावधान, मतलब अनुच्छेद 8 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर होता है। ठीक है, उसके बाद आ सकते हैं, और हाँ, ये संयुक्त बैठक जो होगी ना, इस संयुक्त बैठक की कार्यवाही में अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं। उसके बाद आ जाता है धन विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, या अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है धन विधेयक। और उसके बाद होता है 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट।
112 याद रख लेना, 112 में है बजट। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेखानुदान। लेखानुदान है 116 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 117 में है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक किसमें है? 117 में। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह होते हैं ना, वो सब इसमें आते हैं। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेषाधिकार, मतलब संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वो आते हैं 105 में। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, बाकी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया है कि आर्टिकल 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो जो कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। ठीक है, और उसके बाद है 131 के तहत है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, मतलब उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा? वो है अनुच्छेद 131 में। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, यदि किसी भी बात पर उसे लगे तो वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। आर्टिकल 137 के तहत उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। और 143 के तहत वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है ना जज हैं, वो राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकते हैं। 129 के तहत यह अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आपको याद रखना है कि 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और 227 में है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति गणपूर्ति पूरी करने के लिए मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और अपर जो न्यायाधीश होते हैं, जब पता चले कि न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की सहायता से इनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपर न्यायाधीश यूज़ करते हैं, और गणपूर्ति करनी होती है तो हम तदर्थ न्यायाधीश यूज़ करते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम आ जाते हैं महान्यायवादी। तो भारत में एक महान्यायवादी होगा जो कि प्रशासन भारत का वकील होगा, मतलब भारत सरकार की तरफ से वकील का कार्य करता है। यह अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर इसकी बात करी जाए 165 में राज्यों में महान्यायवादी होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैग। कैग का अनुच्छेद है 148, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होता है 148 से 151 तक। ठीक है, तो याद रहेगा ये। चलिए, हमारी ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट होती है। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे अभिलेखीय न्यायालय हो गए, वित्त हो गए। अब देख लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की जो अनुच्छेद है 152 में कहा गया है राज्यपाल की परिभाषा के बारे में, और 153 है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 54 में राज्यपाल की शक्ति है। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, इनका निर्वाचन नहीं होता और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो एक इनडायरेक्टली से राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह एक तरफ से एकात्मक केंद्र की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। चलिए यहाँ वेट करिए। देखो, जो राष्ट्रपति होता है उसको मृत्युदंड जो रहता है उसको वो पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल है वह मृत्युदंड में विलम्ब कर सकता है, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकता है, पूरी तरह से क्षमादान नहीं कर सकता। ये अंतर होता है। और राष्ट्रपति जो कोर्ट मार्शल होता है सैनिकों का, उसको वो माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। इतना बस अंतर है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम देख लेते हैं हमारी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जैसे अभी हमने बताया था ना 79 में मंत्री मतलब संसद होगी, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 163 के तहत मंत्रिपरिषद होगी, और उसके बाद मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल की सलाहकार के रूप में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत होगा 64 के तहत मुख्यमंत्री, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में नहीं होते हैं। 165 में होंगे महाधिवक्ता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के तहत है अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन 168 में है। फिर विधान परिषद का गठन है 169 में है। फिर संरचना में आ जाओ, 170 में विधानसभा की संरचना और 171 में है विधान परिषद की संरचना। और एक और बात, जो विधानसभा के कार्यकाल की बात कही गई है अनुच्छेद 172 में। और एक चीज़ और बता दें कि हमारे जितने भी राज्य हैं उनमें सभी में विधान परिषद नहीं है, मात्र छः राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, और 7वां राज्य उड़ीसा प्रयत्न कर रहा है विधान परिषद बनाने का। ठीक है, तो आपको याद रहेगा विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में। हम आपको राज्य बता देते हैं, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में है,
महाराष्ट्र में है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अपने 6 राज्य हो गए जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। और 7वां उड़ीसा ट्राई कर रहा है लेकिन अभी मिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर ये नदी जल विवाद। 262 के तहत अगर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है तो उसको समाधान निकालने का कार्य संसद करती है। 249 के तहत अगर कभी संसद को लगे कि लोक हित में यह विधेयक बनाना जरूरी है तो वह राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। 249 के तहत सर्वजन के हित के लिए। ठीक है, उसके बाद 266 में होती है संचित निधि। और 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 263 के तहत होती है अंतर्राज्यीय परिषद और इसका गठन सिर्फ इसलिए किया जाता है जो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं ना, उनके निपटारे के लिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एज अ सदस्य काम करते हैं, और भी लोग होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है, 280 में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब उच्च न्यायालय देख लेते हैं, तो 124 में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, तो 2 को आगे ले आओ तो 214 में क्या है, हाई कोर्ट। उसके बाद है 216 में है इसका, अगर हमें अब हमारे पास कितने 24 हाई कोर्ट थे, अभी एक बड़ा है जो कि अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है, तो इसका गठन संसद पर कानून बना के किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी 2016 के तहत अगर हमें उच्च न्यायालय बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल कितने हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट हैं। और 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कि कोलकाता में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग न्याय लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अभिलेखीय न्यायालय, जैसे वहाँ पर 129 में अभिलेखीय न्यायालय था, यहाँ पर 215 में है अभिलेखीय न्यायालय। तो आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की बात कही गई है और 324 से 329 तक के अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो 324 में होता है गठन निर्वाचन आयोग का और 199 में राज्य के लिए धन विधेयक होता है और 110 होता है सेंट्रल के लिए, संसद के लिए धन विधेयक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी केंद्र राज्य संबंध हो चुके हैं, अब आते हैं SC/ST आयोग जो भी है। ठीक है, तो 3 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ट्रिक से सिखाएंगे। लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019, जिसके तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना है, अब ये अनुच्छेद काम के नहीं है लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि अभी समाप्त किया है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में ST/SC के पदों के लिए आरक्षण है। तो अब इसमें 2 ऐड कर दो तो आ गए हैं अपन 332 में। 332 में विधानसभा में ST/SC के पदों के लिए आरक्षण है। फिर आ जाते हैं हम ये 335 में सेवाओं में ST/SC के लिए आरक्षण, मतलब और जो कोई भी सेवाएं होंगी ना, सिविल सेवाएं, उनमें इनके लिए आरक्षण होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 338 में SC आयोग होगा। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत उन्होंने कहा कि SC/ST आयोग, पहले दोनों साथ में थे तो फिर उन्हें SC आयोग से अलग करके ST आयोग बना दिया, क्योंकि SC और ST की दोनों की प्रॉब्लम अलग हैं, एक ही आयोग नहीं सुलझा सकता। तो 338 में आया था SC आयोग, उसमें ST भी था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको अलग करके अलग आयोग बनाया गया, तो 330A के तहत ST आयोग स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं OBC आयोग। 340 के अंदर आता है OBC आयोग। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। 331 में लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब जो अगली लोकसभा बनेगी उसमें एंग्लो इंडियन नहीं होंगी। उसके बाद अनुच्छेद 133 में विधानसभा में एक अंग्ल भारतीय हमेशा होता था। अपने मध्य प्रदेश से कौन थी, लोबो मैम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 120 में होती है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और इसका 2 आगे कर दो तो 210 में होती है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और एक और चीज़ है कि जैसे कि अपन देखते हैं ना कि लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा में लोग है ना बातचीत करने में उग्र हो जाते हैं, फिर मतलब कोई भी भाषा पे कंट्रोल होके कुछ भी करने लगते हैं।
तो जब भी कोई संसद की कार्यवाही होगी, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती। अगर संसद में कुछ भी हो रहा है तो आर्टिकल 122 के तहत न्यायालय वहाँ जाके छानबीन नहीं कर सकता। याद रहेगा ना, छानबीन जाके नहीं करेगा। और हाई कोर्ट क्या करेगा, विधानसभा में अगर कुछ भी कर रहा हो तो वहाँ जाकर छानबीन नहीं करेगा 212 के तहत। ठीक है, अब एक और लास्ट वाली स्लाइड दिखा देते हैं आपको। राज्यभाषा अधिनियम संविधान के भाग 17 में राज्यभाषा का उल्लेख है और अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी राजभाषा। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा होगी, देवनागरी लिपि होगी और अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आपात उपबंध के बारे में। तो हमारे संविधान में आपात उपबंध जो हमने लिए हैं वो भाग 18 में है और हमने ये जर्मनी के वॉयलर संविधान से लिए हुए हैं। तो इसमें है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अगर उसको लगे कि बाह्य आक्रमण, युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देंगे और ये 1 माह तक वैलिड रहेगा जब तक कि संसद द्वारा इसकी अनुमति पूरी तरह से ना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्यों में। अगर राज्यपाल आके बोलता है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ गई है, आप आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देंगे 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल लगता है जब हमारे यहाँ आर्थिक संकट आ जाए, धन की कमी हो जाए और धन अरेंज नहीं हो पा रहा है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो बेमतलब के कानून को स्थगन करके वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। अभी वर्तमान में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब आते हैं संविधान संशोधन के बारे में और एक और है 365। अब 365 सुन लो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना देती है, लेकिन राज्य जो है वो उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहता। बंगाल में ममता दीदी कई बार कर चुकी हैं। तो जब राज्य संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को पालन करने में नाटक करता है, मतलब पालन कर ही नहीं चाहता, तो राष्ट्रपति को लगता है कि वहाँ पर जो कार्य हैं वो सही से नहीं चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर आपातकाल लगा देता है। किसके थ्रू, 365 के थ्रू राज्यों में आपातकाल लगा सकता है उसके कानून की अवहेलना करने पर। अब आते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं और 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था, लेकिन अब उसे समाप्त करके 371 का ए बस वहाँ पर चालू है। बाकी 35A भी समाप्त हो गया है और 370 भी समाप्त हो गया है। तो आई होप कि आपको मेरे ये अनुच्छेद पसंद आए होंगे। 230 हो गया है अभी तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए अपना हैप्पी विद सिमी चैनल के साथ।